अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन हमारा इंशाल्लाह होने वाला है पाइथन के कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थोड़ा सा हम फास्ट जा रहे होंगे इसके मुताबिक, क्या कहते हैं, कुछ लोगों को फास्ट लग रहा होगा कि ज़्यादातर लेस है। तो आज हमारा जा रहा होगा सेशन हाई ऑर्डर फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक दफ़ा आपका पेस सेट हो जाएगी ना इंशाल्लाह, कि आपको पेस का पता लग जाएगा कि हमारी स्पीड क्या है, हम किस स्पीड से काम कर रहे हैं, वो आपको आगे के लिए यूज़ हो जाएगा। अभी बिल्कुल नया है, हमारा आज 7वां लेक्चर है गेस। तो आपको यूज़ टू हो जाएगी ये चीज़ के, क्योंकि अभी आगे हमने बड़े टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं आगे, तो चार्ट है। क्योंकि एआई थोड़ी टेक्निकल फील्ड है और एआई के अंदर टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक ये बिगिनर फ्रेंडली इतनी नहीं होती है। अगर आप देखेंगे ना मार्केट के अंदर जाके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है वो बिगिनर फ्रेंडली फील्ड नहीं होती है। लेकिन स्टिल इस तरह डिज़ाइन करने की कोशिश की है मैंने कि इसको वो बंदा भी कर सके कि जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड ही नहीं है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी फील्ड है कि जो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज, मैथमेटिक्स, कोडिंग, ये सारे प्रिंसिपल्स पहले इसको आती हो, वो बेहतरीन तरीके से इसको कर पाएगा। बाकी ये है कि पेस जो आपकी है, एक दफ़ा बिल्ड हो जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस पेस से जा रहे हैं। ऊपर से आपने इसके ऊपर एफर्ट्स पुट करनी है बाकी, इंशाल्लाह। तो 3 महीने का ये कोर्स होगा और 3 महीने के अंदर अराउंड हमारे 66 लेक्चर्स आएंगे ऐसे। तो 66 लेक्चर्स के अंदर आपको काफ़ी हद तक 360 डिग्री आइडिया हो रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने सीखी है, देखी है, अब तो हम पाइथन के ऊपर है सिर्फ। फिर आगे हमने पाइथन की लाइब्रेरीज, एक बार पाइथन के ऊपर आपका हार्ड सेट हो गया, फिर हम पाइथन की लाइब्रेरीज ले रहे होंगे, numpy, pandas, matplotlib। देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिस कॉन्सेप्ट को मशीन लर्निंग बेस कर रही है, जिस कॉन्सेप्ट को न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आज जो एलएलएम्स बने हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, हम उनकी तरफ मूव ऑन करके फिर हम जनरेटिव एआई की तरफ आएंगे, जो कि आजकल बड़ा कूल वर्ड हुआ है, जनरेटिव एआई। जो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जनरेटिव एआई का ही सुन के एक कोर्स करने आए होंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकल फील्ड है, इस ये डिमांड करती है कि इसको टेक्निकलिटीज आने चाहिए। इसलिए आपको अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है टेक्निकल, तो थोड़ा सा उसको कुछ हार्डन करना पड़ेगा। बाकी कहीं से कुछ ऊपर नहीं आता तो आप कोशिश कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, आपकी अपने एक दफा आपकी पेस सेट हो जाए ना, आपने अभी कुछ लोग, मतलब कि आपने ना अभी परेशान नहीं होना। अगर आपके जहन में आ रहा हो कि मेरे से नहीं हो रहा, या इफ आई एम कैपेबल टू डू दैट, इट्स मैटर ऑफ टाइम। एक दफ़ा आपका पेज सेट हो जाए, एक दफ़ा आपकी लर्निंग रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, एक दफ़ा आप रूटीन में आ जाओगे ना आप सब, तो आपके लिए फिर ये चीज़ें आसान होती रहेंगी। ठीक है, जब आप जनरेटिव एआई तक जब तक पहुंचेंगे तो आपको जो पीछे से सारी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जनरेटिव एआई करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, और हम इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो कर रहे हैं, लाइक सेट है, लिस्ट है, ठीक है, डिक्शनरीज हैं, हमें इतना इन डेप्थ इन चीज़ों की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे आगे ज़्यादा। तो हमने, लाइक इसको कहते हैं वेनिला प्रोग्रामिंग, वेनिला प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे हम, कि हम स्क्रैच कोड लिखना शुरू कर दें। आगे आप देखेंगे कि आगे पाइथन का तो हमने आइडिया लेना है ऑब्वियसली। अगर आप पाइथन की फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी तो आपको आगे कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे ये काम हमारा आसान कर देंगे लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज काम क्यों आसान कर देंगे, जो कोड हमें कन्वेंशनल लिखना पड़ेगा, लेट्स से 100, 200, 300 लाइनों का, वो लाइब्रेरीज की मदद से हम 1 से 2 लाइनों में कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। तो आगे हम लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पाइथन आती होगी तभी आप लाइब्रेरीज की तरफ मूव ऑन कर सकते हो ना। तो मैंने असाइनमेंट 2 भी शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, जो इसके रिलेटेड होने वाली है पाइथन के। फिर 3 होगी हमारी ऊप के रिलेटेड। उसके बाद हम पाइथन की लाइब्रेरीज को डीप डाइव करना शुरू करेंगे कि लाइब्रेरीज किससे होनी है। ठीक है, उसके अलावा रिकमेंडेड टॉपिक्स मैंने आपको बताया मैथ के कुछ, जो हमने 6-7 ग्रेड के अंदर पढ़े हुए होंगे। ठीक है, जो बेसिक बिल्कुल मैथ है, लीनियर अलजेब्रा है और मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, ये रिवाइज कर लीजिएगा। जो बंदा रिवाइज कर लेगा उसके लिए बेहतर होगा अंडरस्टैंड करना नमपाई को, क्योंकि नमपाई के अंदर हम मैथमेटिकल टेक्निक्स को ही कोडिंग में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो हम आज का लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट कर देते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है थोड़ा, मतलब कि एडवांस टॉपिक्स के बारे में, और वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा कि उसको हम ऐसे इतना ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, मतलब कि अब हम आज का पहला टॉपिक हमारा है, ये तो हम करेंगे हाई ऑर्डर फंक्शन।
इसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या होता है, मैं इसको ज़्यादा टच नहीं करूँगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है? इन कॉन्सेप्ट्स को, इन चीज़ों को हम इतना डेप्थ में यूज़ ही नहीं करने वाले। तो जहाँ पे भी हमें इस्तेमाल होगा हम की हेल्प ले सकते हैं, और जीपीटी की हेल्प लेनी है आपने, और क्योंकि एक टूल आपके पास आ गया है, तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप उसको यूज़ करें, लेकिन जब आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो, जब मैं आपसे कहूँ कि इस वक़्त इस टाइम आपने जीपीटी का इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर आपने उस टाइम नहीं करना, ठीक है? तो हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शंस आप ऐसे, हाई ऑर्डर फंक्शन मतलब कि ऐसे फंक्शंस जो फंक्शंस तो हो, लेकिन नॉर्मल फंक्शंस की तरह ना हो, ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटीज़ हो, ज़्यादा अच्छे काम हो उस फंक्शन से। तो ऐसा फंक्शन कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं हमारे। एक टाइप ऑफ फंक्शन है, इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप है, ठीक है? अगर हमने यूज़ की भी तो यही थोड़ी बहुत टाइप्स यूज़ करेंगे, वरना तो हमने इतना डेप्थ में इसको यूज़ करना ही नहीं है, हाई ऑर्डर फंक्शंस को ना, लेकिन आइडिया आपको होना चाहिए। एक टाइप ऑफ स्क्रीन मेरी क्लियर है ना? स्क्रीन का मतलब आवाज़ आ रही है? शो नहीं हो रही? ओके, अब शो हुई स्क्रीन? ओके, गुड हो गया, ठीक है? तो हम हाई ऑर्डर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम इनको यूज़ नहीं करेंगे। एक टाइप के फंक्शंस हैं कि एज़ अ पैरामीटर हम भेज सकते हैं, पूरा फंक्शन ही हम पैरामीटर भेजते हैं, ठीक है? हम पैरामीटर्स में क्या भेजते हैं, वैल्यूज़ भेजते हैं ना फंक्शंस के अंदर, तो हम पूरा फंक्शन ही भेज रहे हैं उसके अंदर पैरामीटर के अंदर, ठीक है? ये देखें, ऐड 1 का पूरा फंक्शन ही भेज दिया मैंने पैरामीटर में। ऐसे फंक्शन जो फंक्शन को रिटर्न कर सके और फंक्शन को ही रिसीव कर सके, ये भी एक टाइप का फंक्शन हो सकता है, ठीक है? एक टाइप का फंक्शन होगा जो शायद आप यूज़ कर सकते हैं, वो होगा लैम्ब्डा फंक्शन। लैम्ब्डा फंक्शन ये आपको कहते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन जो आपको कहते हैं कि लैम्ब्डा फंक्शन का मकसद ये होता है कि एनोनिमस टाइप का फंक्शन होता है, जो आपको एक ही लाइन के अंदर से कुछ डिक्लेयर करने के लिए मदद करता है। लाइक आप लैम्ब्डा कीवर्ड के साथ आर्गुमेंट्स दें, कॉलन लगाएं और रिटर्न टाइप बता दें कि आपने रिटर्न क्या करना है, जो स्पेशल। इसका इसका फायदा ये होता है कि ये नॉर्मल फंक्शन है ना, अगर इस टाइप का, तो लैम्ब्डा फंक्शन आप एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं। किस तरह लिखते हैं? ब्रेक डाउन करता हूँ, किससे लिखते हैं कि नॉर्मल फंक्शन के अंदर क्या होता था, कल पढ़ा था, डेफ का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, उसके अंदर पैरामीटर्स दे दिए, इनपुट पैरामीटर्स, इनपुट वैल्यूज दी, जिन जिन वैल्यूज के ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद रिटर्न के बाद आपने बता दिया कि एक्सप्रेशन कि आपने रिटर्न क्या करना है। ये आपने 2 लाइन्स पे लिखा है, हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा फंक्शन हो तो आप ज़्यादा लाइन्स पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो लैम्ब्डा फंक्शन आपको कहते हैं छोटा सा फंक्शन हो अगर आपके पास, ठीक है? जिसको ज़्यादा आपको पेशेंस रिक्वायर्ड भी ना हो, अपन उनमें से लिए एक ऐसा फंक्शन लिखें, इज इक्वल टू करके लैम्ब्डा का कीवर्ड, इनपुट के वही पैरामीटर्स जो हम यहाँ पे देते थे वो यहाँ पे दे दिए, कॉलन लगा के जो हम रिटर्न करते थे वो आगे बता दिए। तो लैम्ब्डा फंक्शन सिर्फ एक फंक्शन को लिखने का दूसरा तरीका है कि आप उसको इजी वे में किस लिख सकते हैं, ठीक है? ताकि आपके एक ही लाइन में लिखे, आप दो दो लाइन में करने की बजाय, ये बस एक एडवांस तरीका है फंक्शन को लिखने का, ठीक हो गया? तो इसकी वजह से हम कुछ फंक्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं, मैप, फिल्टर और रिड्यूस। इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी। जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उनको मैं एक-एक इन डेप्थ कवर कर रहा हूँ। ये बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें हैं, पाइथन का हिस्सा हैं, ठीक है? मैप का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट है ना आपके पास, ठीक है? लैम्ब्डा अभी हमने पढ़ा, लैम्ब्डा ये इनपुट लेगा और ये करके दे देगा, ठीक है? अब मैप क्या करता है? मैप एक चीज़ को उठाता है और उसके ऊपर मैप कर दिया, लेट्स से मैप का मतलब क्या है कि एक्स को डबल कर दो, मैप कर दो। 1 है तो 1 को मैंने 2 बना दिया, 2 को 4 बना दिया, मैप कर रहा हूँ, मैपिंग कर रहा हूँ ना, मैं मैपिंग किससे कर सकता हूँ, एक चीज़ की मैप कर रहा हूँ। तो लेट्स से मैं इस चीज़ को इसके ऊपर मैप कर रहा हूँ,
मैं एक्स हमारा क्या है 1 2 3 4 होगा, इसको हम मैप कर दिया। इतनी डेप्थ में अगेन जाने की जरूरत नहीं है इन फंक्शन की, हमें नहीं जरूरत पड़ेगी इतनी ज्यादा, लेकिन बस एज फॉर द सेक ऑफ द आपको पता हो आइडिया हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैप कर दिया, इसको हम मैप कर सकते हैं नंबर्स को। फिल्टर का मतलब होता है कि फिल्टर आउट कर दिया हमने। एक एक चीजें हैं, जैसे हम चाय चाय निकालते हैं ना, तो हम फिल्टर आउट करते हैं ना, फिल्टर लगाते हैं उसमें, छन्नी लगाते हैं कि जो पत्ती अलहदा होते हैं, चाय अलहदा हो जाए, सब फिल्टर। हमने वो नंबर फिल्टर कर दिए जो 2 पे डिवाइडेड है। एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0 0, इसका मतलब कि हमने इवन नंबर्स निकालनी है इसमें से, इसमें से जो जो इवन नंबर से हमने वो निकाल लिए। ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कि इन सबके ऊपर ऐसा चीज परफॉर्म करो कि वो रिड्यूस होके कुछ नंबर बन जाए। रिड्यूस कर रहे हैं, ये देखिए 4 नंबर थे, 4 को मैंने एक नंबर बना दिया। ये आपकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपके ना कुछ इस तरह की चीजें आ सकती हैं जहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा आइडिया आपको देने की जरूरत थी। और जहाँ पे भी यूज हो आप उसके हेल्प कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे है। और अगर आप इसका इस्तेमाल ना भी करें, आप सिंपल फंक्शन यूज करें, तब भी आपका काम हो जाएगा। जब ऐसे स्पेशल तरह के हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, इसका मैंने आपको आइडिया दे रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया कि हाई ऑर्डर फंक्शन स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। एक लैम्बडा फंक्शन हमने पढ़ा है कि जो होता फंक्शन ही है, लेकिन हम उसको अलग तरीके से लिख सकते हैं फंक्शन को। ठीक है, लेकिन जैसे हम डेफ के कीवर्ड के साथ लिखते थे वो हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ फंक्शन हैं जैसा मैप, फिल्टर, रिड्यूस। मैप एक चीज को मैप कर देगा, फिल्टर उसको फिल्टर लगा देगा, रिड्यूस रिड्यूस करके एक वर्ड बना देगा। ठीक है, या रिड्यूस कर देगा उनको, जितने भी चीजें होंगी जिसको रिड्यूस करनी चाहिए। ठीक हो गया। और हमने एक टाइप फंक्शन पढ़े हैं जो फंक्शन को रिसीव भी कर सकते हैं, पूरा फंक्शन रिसीव कर सकते हैं, और पूरा फंक्शन को ही हम आगे रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। आज का जो हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ये है वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? वर्चुअल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने आपको कल बताया था कि आप मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ का कोई फंक्शन यूज करना है, तो मैं मैथ की लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, तो लोग हैं, प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने पहले से लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है, आप अपने यूज केस के मुताबिक उसको फिर आप इंपोर्ट करते हैं, पहले इंस्टॉल करते हैं, फिर इंपोर्ट करके ना यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम नमपाई करेंगे, पांडास करेंगे, तो ये पहले से लाइब्रेरीज बनी रखी हुई है, हमें अब इसका यूज करना आना चाहिए। ये पहले से लाइब्रेरी बनी रखी हुई है, इसके अंदर सारे फंक्शंस सब कुछ कोड हुआ रखा हुआ है, हमने बस उस कोड को यूज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना। मैंने कोई चीज यूज करनी है, मैं उसे इंस्टॉल करूंगा अपने सिस्टम में। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद उसको इंपोर्ट करके यूज करना शुरू कर दूंगा। वर्चुअल एनवायरनमेंट ये कहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट बना लूँ। ठीक है, लेट्स से मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मुझे numpy की जरूरत है। तो एक तो यूज केस होगा कि मैं पूरे सिस्टम के अंदर ही अपना numpy इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मुझे numpy हर जगह पे इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना हो। मैं अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लूँ, एक एक इंडिपेंडेंट सेटअप बना लूँ, सिर्फ उसी के अंदर अब वो चीजें डाउनलोड होंगी। वो एक मैंने पूरा सेटअप बना लिया, वर्चुअल वर्चुअल एक सेटअप इंस्टॉल कर लिया मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर। और ये करना आना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि अब मैंने numpy इंस्टॉल किया, मैंने सिर्फ इसी के अंदर इंस्टॉल किया। ठीक है, हो सकता है कि कुछ डिपेंडेंसीज आपस में क्लैश कर जाए, क्लैश तो कर सकती हैं। तो मैंने उनको अलग ही कर लिया, आइसोलेट कर लिया अपने सिस्टम से, पाइथन का एनवायरनमेंट। और इस तरह भी हो सकता है कि एक जगह पे मैं पाइथन का कुछ और वर्जन यूज कर रहा हूँ, और दूसरी जगह पे मैं पाइथन का कोई और वर्जन यूज कर सकता हूँ। इसकी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि मैं लेट्स से मैं 20 साल या 25 साल पुराने कोड के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके अंदर तो पाइथन का वो वाला वर्जन नहीं होगा ना जो मेरा अब पाइथन का वर्जन है। ठीक है, ऐसा मैं पाइथन कोड के अंदर काम कर रहा हूँ जो पाइथन बहुत पुराना है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं एक वर्चुअल सेटअप बना लूंगा, उसके अंदर वो वाला पाइथन इंस्टॉल करूंगा, फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दूंगा। एक वर्चुअल वर्चुअल सारे डिपेंडेंसीज मेरे से उसी में आइसोलेट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की। ठीक है, तो मैंने एक काइंड ऑफ द वर्चुअल सिस्टम बना दिया। ठीक है, वर्चुअल सिस्टम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप पाइथन लिखते हो -m करके एक वर्चुअल सिस्टम बना लेते हो अपना उसके अंदर।
क्या कहते हैं, -m। वी एन वी का मतलब होता है कि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बनानी है। ठीक है। वी एन वी, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम रख दो, मैं इधर हुसैन लिख सकता हूँ। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है। आप पाइथन को इन्वोक कर रहे हो कि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के दो और उसका नाम ही रख दो। ठीक है। एक बार आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना ली, अब उसको एक्टिवेट किस तरह करना है। विंडोज के अंदर एक्टिवेट करने का ये तरीका है, मैकओएस के अंदर ये तरीका है एक्टिवेट करने का उसको। और एक दफा आप काम कर लो तो फिर डीएक्टिवेट कर लो उसको। डीएक्टिवेट का मतलब होता है कि उससे बाहर आ जाएंगे, पड़ी वो वहीं भी होगी। ठीक है। इस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ। इस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि लेट से हम एक रूम में मेरा घर है। ठीक है। मैं एक घर के अंदर एक रूम स्पेसिफाई कर देता हूँ, आइसोलेट कर देता हूँ कि मेरा स्टडी रूम है, मैं सिर्फ इधर स्टडी किया करूंगा। अब जब भी मुझे स्टडी करने जाना है तो मैं उस रूम को ओपन करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, जाऊंगा, पढ़ूंगा, काम करूंगा अपना, वापस आऊंगा, डीएक्टिवेट कर दूंगा, लॉक कर दूंगा वापस। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट इसी तरह वर्क कर रही होती है कि सिस्टम की डिपेंडेंसीज को आइसोलेट कर देती है उसी फोल्डर से, उसी के अंदर। कि जब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को इन्वोक करें तो उसी के अराउंड से हम काम करते हैं। ठीक है। एक आइसोलेट कर देते हैं हम सिस्टम को। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर है क्या? ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट का आइडिया हो गया, दोबारा एक्सप्लेन करूँ कि जब भी हमें कुछ काम करना होता है हम अपने आप को ना एक सिस्टम को आइसोलेट कर लेते हैं। ठीक है। जब भी यूज करना हुआ उसके अंदर आए, एक्टिवेट किया, और जब यूज ना करना हो उसको डीएक्टिवेट कर लिया। ये सिंपल सिंटैक्स है कि पाइथन से मैं कह रहा हूँ कि मुझे वर्चुअल एनवायरनमेंट इवोक करके दो और उसका नाम ये रख दो, नाम में कुछ भी रख सकते हो। और एक्टिवेट करना हो तो विंडोज के अंदर ये, और मैक ओएस और लिनक्स के अंदर ये। ठीक है। एक और चीज, ये चीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। अब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं ना। ठीक है। हम एक चीज, एक फाइल जरूर बनाते हैं, ये कन्वेंशन है। और इसको याद रखना है आपने, जब भी आप लेट्स से इन द फ्यूचर अगर आप मिड का प्रोजेक्ट बनाएंगे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, तो आपको आइडिया होगा कि मैंने पूरी एक एप्लीकेशन बनाई है तो मैंने एक फाइल जरूर बनानी है, वो होगी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। उसके अंदर आप सारी लाइब्रेरीज का नाम लिखेंगे, तो जो जो आपने इस्तेमाल की है, तो जो जो इंस्टॉल करनी पड़ी थी आपको। लेट्स से आपने नमपाई यूज किया, नमपाई पहले आप इंस्टॉल करेंगे तभी यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे कि नमपाई मैंने इसके अंदर यूज किया। ठीक है। ताकि मैं सिर्फ एक कमांड रन करूं, और अगर मैंने आपका कोड मैंने अपने सिस्टम में यूज करना है ना, तो मैं सिर्फ एक कमांड रन करूंगा और मेरे सारी लाइब्रेरी सारी डिपेंडेंसीज मेरे इंस्टॉल हो जाएंगी। ना कि मैं मैनुअल जा जाके पहले करूँ पिप इंस्टॉल पांडास, पिप इंस्टॉल नमपाई, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। आप अपना सिस्टम बनाया, आपने अपनी एप्लीकेशन बनाई, आपने उसके अंदर सारी मॉड्यूल्स लिख दी है कि मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज की है जिसको मुझे इंस्टॉल करना पड़ा था। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर ये एक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है। अब मुझे आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो मुझे सबसे पहले वो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, मैं तभी यूज करूंगा ना। ठीक है। मुझे आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है, मेरा तो एरर आ जाएगा कि मुझे नहीं पता नमपैड क्या है, मुझे नहीं पता मैटप्लॉटलिब क्या है, तब तक मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुई होगी वो चीज़। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ एक एक करके चीज़ें को डाउनलोड करूँ, मैं उस रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में जितनी चीज़ें होंगी मैं डाउनलोड कर लूंगा इस कमांड से। पिप इंस्टॉल करो सारी रिक्वायरमेंट्स को जो कि रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी के अंदर है। ठीक हो गया। ये कन्वेंशन है, जब भी आप बनाएंगे ना अपनी कोई भी एप्लीकेशन, अपना कोई भी ऐप, अपना कोई भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट, तो आप एक फाइल जरूर बनाएंगे, वो होगी रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की फाइल, जिसके अंदर आप अपनी सारी लाइब्रेरीज मेंशन करेंगे। मैंने इस प्रोजेक्ट में लेट से नमपाई यूज की है, इस प्रोजेक्ट में पांडास भी यूज की है, इस प्रोजेक्ट में मैटप्लॉटलिब भी यूज की है, मैंने इस प्रोजेक्ट में साइकिट लर्न टेंसर, जो जो भी चीजें मैंने थर्ड पार्टी यूज की है ना, वो आप उसको मेंशन कर देंगे। आगे हम देखेंगे कि इस फाइल को बनाते कैसे, सिंपल एक लिखना होता है आपने। ठीक है। तो जब भी मुझे आपका एप्लीकेशन को अपने सिस्टम में रन करना होगा, तो मैं पहले सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करूंगा, उसके बाद रन कर लूंगा। ठीक है। ठीक हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट का। मूव ऑन करें ऊपर की तरफ। ओके।
पाइथन के अंदर ना सबसे ज्यादा आगे आप न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे और चीजें देखेंगे तो ऊप का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। जब हम अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे ना तो वो भी हम ऊप ऊप के कॉन्सेप्ट से बना रहे होंगे। ठीक है। लाइब्रेरीज को यूज करेंगे तो पाइथन तो आपको इतना आइडिया हो गया है, ठीक है, हर बच्चे को कि आप अच्छी तरीके से लाइब्रेरीज यूज कर लेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको आ गए। ठीक है। अब ऊप के कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर रखना है अपने माइंड के अंदर, ऊप के कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जब आगे हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे तो हम क्लासेस बना रहे होंगे। क्या होती है क्लासेस में हम भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ऊप ऊप क्या है? ठीक है, बेसिकली अगर हम पढ़ लेते हैं कि ऊप है क्या, हमने करना क्यों है। ठीक है। करने का मकसद क्या है ऊप? तो ऊप कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऊप सिर्फ पहले हम प्रोग्रामिंग करते थे, उस प्रोग्रामिंग को डिफरेंट तरीके से करने का नाम होता है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ का कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा था कि ये बड़ा वायरल कॉन्सेप्ट है और इसको हम ना बड़ा आगे देख लेंगे। ड्राई प्रिंसिपल, ड्राई प्रिंसिपल आया पहले, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती थी कि कोडिंग, कोड पे कोड लिखा जा रहा है, कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा, कोड लिखा। ठीक है। देन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती थी कि अगर एक कोड कहीं पे रिपीट हो रहा है तो मैं उसका पैकेट बना के साइड पे रख दूं और जब भी यूज करना हो तो उसको कॉल करता रहूं। ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ताकि मुझे रिपीट ना करना पड़े अपने आप को। ठीक है। फिर आया ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस और ऊप्स का कॉन्सेप्ट। ऊप्स का कॉन्सेप्ट होता है कि रियल लाइफ कॉन्सेप्ट के को ना प्रोग्रामिंग में लेकर आए थे पहली मर्तबा ऊप के साथ। ठीक है, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को, जैसे मैं इंसान हूँ, ठीक है, मैं पर्सन हूँ या मैं मेल हूँ। ठीक है, कोई फीमेल हो सकती है, कोई एनिमल की क्लास हो सकती है। एनिमल ऑब्जेक्ट है ना, एक बंदा है, पर्सनल एंटिटी है। तो जी जी, स्लाइड में शो कर ही नहीं रहा हूँ इस टाइम। ये इस टाइम सिंपल स्क्रीन शो हो रही है, जैसे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सर। ठीक है। ऊप का कॉन्सेप्ट आया कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग से मूव ऑन कर दिया जाए रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की तरफ। रियल लाइफ प्रोग्रामिंग क्या होती है कि रियल लाइफ प्रोग्रामिंग का मकसद ये था, बल्कि मैं सिर्फ आप अभी मेरी तरफ ही फोकस करें कि रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन किया गया ऊप जब आई तो। पहले हम करते थे कोडिंग, कोड होता था, फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ आए, अब हम हमारा फोकस हो गया ऑब्जेक्ट्स की तरफ, क्लासेस की तरफ, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग की तरफ हमने मूव ऑन करना शुरू किया। अ, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले हमने, सबसे पहले आपने याद रखना है कि पाइथन के अंदर कुछ भी चीज है ना वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, आप इंटीजर है वो भी ऑब्जेक्ट है, और आपने नंबर बनाना है वो भी ऑब्जेक्ट है। ये आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया ताकि चीजें आप ना, पैकेज पैकेज का भी एक एनहांस वर्जन है। मैं इसको ना एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ कि ऊप हम पढ़ते क्यों है। ठीक है। ऊप पढ़ने का मकसद ये होता था कि पहले तो हम फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई फंक्शन लिखना है, एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे एक फंक्शन लिखना है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे अपनी क्लास, मुझे अपना प्रोग्राम बनाना है। मैंने अपने आप को प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, मैं हुसैन हूँ। ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है अपने आप को प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, पहले अपना वेरिएबल बनाऊंगा एक नाम। ठीक है, मेरा नाम क्या है। ठीक है, फिर एक एज का वेरिएबल, जो जो भी बन सकता है। ठीक है। फिर हाइट का वेरिएबल बना सकता हूँ, वेट का वेरिएबल बना सकता हूँ, जो भी मेरे माइंड में आ रहा है कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या वेरिएबल बना सकता हूँ कि एजुकेशन का वेरिएबल बना सकता हूँ। फिर क्या हो सकता है, फंक्शंस, कि मैं कर क्या सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। वॉकिंग का वेरिएबल बना फंक्शन बना सकता हूँ। स्पीक का फंक्शन बना सकता हूँ, इसमें फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है। फंक्शंस मैंने बना दिए। तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है कि फंक्शंस कहीं और पड़े हुए हैं, वेरिएबल्स कहीं और पड़े हुए हैं, अनस्ट्रक्चर सा काम हो रहा है। ठीक है, एक कोई स्ट्रक्चर और पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है ना, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को मैं प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट, अपने आप को मैंने प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है। कॉन्सेप्ट आया क्लासेस का और ऑब्जेक्ट्स का। क्लासेस का मतलब ये होता है कि एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम पकड़ेंगे, उसकी क्लास बना देंगे। अब क्लास क्या होती है? क्लास दो चीजों से बनती है, एट्रीब्यूट से और फंक्शन से। ठीक है। अभी हायर लेवल पे चले, इसके डेप्थ में जाता हूँ। रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट को पकड़ा मैंने, उसकी एक क्लास बना दी। जैसे अगर मैंने कॉन्सेप्ट को पकड़ा ह्यूमन के, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से किसी भी चीज की क्लास बना सकता हूँ।
लाइक मुझे रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स को अगर कोडिंग में करना है तो मुझे पहले की तरह कन्वेंशनल कोडिंग ही लिखनी पड़ेगी। मेरे लिए आसानी हो गई है कि मैं एक ऑब्जेक्ट एक क्लास बनाऊंगा। लेट्स से मुझे बनाना है एक बैंक बनाना है, तो मैं बैंक की क्लास बना लूंगा कि मैं बैंक के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूँ, तो मैं पूरी बैंक की क्लास बना लूंगा। ठीक है, जिसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके फंक्शंस होंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? उसकी क्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज। अभी मैंने जिस एग्जांपल दी थी आपको कि मैं रियल लाइफ कॉन्सेप्ट को ही करता हूँ कोडिंग के अंदर। मेरी ही क्लास बनाता हूँ मैं अपनी, हुसैन नाम की। जो मर्जी आप नाम रख सकते हैं। हुसैन नाम की मैंने क्लास बनाई। ठीक है, हुसैन को मैंने कन्वर्ट कर दिया कोडिंग के अंदर कन्वर्ट करना। मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स होते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या है? मेरा कुछ नाम है, मेरी कुछ एज है, ठीक है, मेरा हाइट वेट कुछ है, ये प्रॉपर्टीज है। और फंक्शंस क्या होता है कि मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं कुछ देख सकता हूँ, ये फंक्शंस है मेरे। ठीक है, तो क्लास दो चीजों से बनती है, एट्रीब्यूट्स और फंक्शन से। ठीक है, क्लास हमने बना के साइड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से हमने क्लास बना दी। अब उस क्लास को हमने एज अ फैक्ट्री बना दी है। दोबारा दोबारा चीजों को रिवाइज करता हूँ अगर आपको। अ, पहले क्या होता था? पहले होता था कि एक कन्वेंशन चली आती थी कोडिंग के अंदर, और चीजों को करना बड़ा मुश्किल होता था। कोड बेस अगर बढ़ता जाए, कोडिंग बढ़ती जाए, कोड की लाइंस बढ़ती जाए, और उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। क्योंकि रियल लाइफ नहीं था कॉन्सेप्ट ना। कि जितना हम कोडिंग को रियल लाइफ से जोड़ते जाएंगे ना, उतना हमारे लिए कोडिंग करना आसान होता जाएगा। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि रियल लाइफ में लेट्स से ये मेरे पास लेट्स से ये मेरे पास टैब है, और मैं इस टैब को कन्वर्ट करना चाहता हूँ कोड के अंदर। ये तो मैं टैब की क्लास बनाऊंगा ना। मैं टैब के एक पूरा स्ट्रक्चर होगा मेरे पास जो कि बताएगा कि यार ये टैब है। एक मैंने टेम्पलेट बना के रख ली है, एक मैंने फैक्ट्री बना के रख ली है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से आपने रियल लाइफ में क्या करते हैं? रियल लाइफ में आपने घड़ी लेने जाना है, घड़ी बना रहे हैं आप। ठीक है, तो घड़ी बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि एक मिनिमल एफर्ट तो ये होगी ना, एक फैक्ट्री बना के रख लें आप, उसमें से घड़ियां निकालते रहे, आपके लिए आसानी होगी। एक आपने टेम्पलेट एक फैक्ट्री बना के रख ली है, उसमें से आपको जब दिल दिल चाहे तो घड़ी बना लिया आपने। ये आपके लिए स्ट्रक्चर्ड वे होगा। ना कि इस तरह करें कि आप जब घड़ी बनानी हो आपने, तो एक पुर्जा आप उस वाली जगह से जाके ले रहे हो, एक पुर्जा आप उधर से उठा रहे हो, एक पुर्जा आप उधर से उठा रहे हो, फिर एक पुर्जा उधर से उठा रहे हो। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है ना। कर तो आप सकते हैं इस तरह भी, कोडिंग में भी हम कर रहे थे इस तरह। एक स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट हमने बना लिया क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में। क्लास हम बनाते हैं, एक टेम्पलेट बना के रख देते हैं कि अगर एक ह्यूमन होगा ना तो वो कैसा होगा। ठीक है, एक ह्यूमन है, उसकी आंखें होंगी, उसकी नाक होगी, ठीक है, उसके कान होंगे, उसके हाथ होंगे, उसके पाँव होंगे। ह्यूमन फंक्शंस क्या क्या करता होगा? बोल सकता होगा, चल सकता होगा, देख सकता होगा। उसको मैंने बना के साइड पे रख दिया। अब उस ह्यूमन से जितनी चीजें निकलेंगी ना, अब हम सारे ह्यूमन हैं। ठीक है, एक ह्यूमन का कॉन्सेप्ट बना लिया मैंने। ठीक है, इस लाइक के कॉन्सेप्ट बना लिया। और अब इस ह्यूमन में से जितनी चीजें निकल रही है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम सारे ह्यूमंस हैं। हम सब में ये प्रॉपर्टीज होंगी। अब मुझे बार बार हर चीज के हर किसी के लिए डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं से 1,000 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, 1 करोड़ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, 1 अरब ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, सबके अंदर सेम प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, जैसा नाम है, सबके अंदर नाम होता है, हर किसी का नाम होता है। नाम चेंज कर सकते हैं हम हर किसी के लिए, वो अलग बात है, वो हम सीखेंगे देखेंगे अभी। नाम हर बंदे का होता है। पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब लोगों का नाम होगा। ये प्रॉपर्टी कॉमन है हर किसी के लिए। ठीक है, तो मुझे 100 वेरिएबल बनाने के बजाय कि लेट्स से स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट 2 नेम, स्टूडेंट 3 नेम, स्टूडेंट 4 नेम, मैं एक ही दफा क्लास बनाऊंगा, एक टेम्पलेट बनाऊंगा। अब उस क्लास में से जितने ऑब्जेक्ट्स निकलेंगे उसकी वो प्रॉपर्टीज होती रहेंगी। ट्राई प्रिंसिपल, कि आपने अपने आप को रिपीट नहीं करना ज्यादा से ज्यादा। क्लासेस का थोड़ा बहुत आपके सामने पिक्चर बन रही है कि क्या होता था पहले। अगर मैं कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग करता था, लेट एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, मुझे स्टूडेंट्स का नाम सेव करना है, और मेरे यूनिवर्सिटी में या मेरे इंस्टीट्यूट में 100 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं स्टूडेंट 1 नेम, स्टूडेंट 2 नेम, स्टूडेंट 3 नेम, स्टूडेंट 4 नेम, एक तो ये कर सकता हूँ। तो करूंगा स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लूंगा, उसके अंदर 100 नाम लिख दूंगा। स्टूडेंट्स नेम की लिस्ट बना लूंगा, 100 नाम लिख दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर अप्रोच है नहीं। 100 बंदे होंगे तो मैं कर लूंगा, 200 मेरे बच्चे हो गए तो मैं लिस्ट में अपेंड कर रहा हूँ। तो इस तरह वर्किंग नहीं होती। आप अगर ऐसा कर सकते हो
लेकिन आपका अगर लेट से कोड बेस 4 5 10 हज़ार लाइंस का कोड का हो गया तो आपका क्रैश हो जाएगा कोड बेस। अब उसको स्केल नहीं कर सकते, मुश्किल होगी आपके लिए। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए आपने एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की तरफ जाना है। एक आपने स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट बना लिया। ठीक है। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बना के रख दी। मैंने स्टूडेंट में 100 स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने स्टूडेंट में 200 स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे पता है कि हर स्टूडेंट के अंदर ये कैपेबिलिटीज होंगी। उसका नाम होगा। ठीक है, उसके फादर का नाम होगा, मैंने जो भी प्रॉपर्टीज रखनी है वो तो मेरा मेरा है ना। जैसा मैंने आपको फॉर्म दिया था, मैंने आप लोगों से पूछा था नाम, फादर्स नेम, करंट एजुकेशन, ये चीजें पूछी थी। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, मैं इसकी क्लास बना के उससे ऑब्जेक्ट्स बनवा सकता हूँ। ठीक है। अब मुझे जब भी कोई स्टूडेंट नया ऐड करना होगा तो फिर मैं उस क्लास में से एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा और ऑब्जेक्ट को कह दूंगा कि इसका नाम ये है, इसका ये है, इसका ये है, और हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट होगा दूसरे से। ठीक है। प्रॉपर्टीज हर बंदे की सेम होंगी। जैसा हर इस क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। एक प्रॉपर्टी सबकी सेम है, कोर्स का नाम सबका सेम है। सब एक ही कोर्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इससे क्या एक टर्म हुई कि हम ऑब्जेक्ट्स बना के और क्लासेस बना के ऑब्जेक्ट्स बना के फिर काम करें, कि एक एक की टेम्पलेट बनाए, फैक्ट्री बनाए और इस फैक्ट्री से ऑब्जेक्ट्स निकालते रहे। क्लास के अंदर क्या होती है, दो चीज होती है बेसिक। उसकी प्रॉपर्टीज, जैसा नाम, एज, वेट, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज। और दूसरा उसके जो फंक्शंस कर सकता है। इससे एक और चीज होगी कि हमने पैकेट बना लिया है इन चीजों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन थे, मैंने एक कोड के अंदर लिखने हैं 50 फंक्शंस। ठीक है, तो मैं फंक्शन में लिखता रहूंगा, पैकेट बना बना के साइड पे रखता रहूंगा। ठीक है। इट्स लाइक के मैंने पैकेट बना के साइड पे रख दिए। जिस तरह एग्जाम्पल है, घर की एग्जाम्पल है, बकरा ईद आती है तो कुर्बानी करते हैं, आप गोश्त बना के पैकेट साइड पे रखते रहते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने पैकेट बना के साइड पे रख दिए। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि लेट से आपने अपनी खाला के घर भेजने हैं 10 पैकेट। तो आप क्या करेंगे, एक बड़े शॉपर के अंदर 10 पैकेट बना के रख देंगे और उसको साइड पे रखेंगे। फिर आप सबके साथ मिक्स नहीं करेंगे उन पैकेट्स को। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमने जो फंक्शंस जिसके रिलेटेड थे उसका हमने एक पैकेट बना दिया क्लास के। फंक्शंस हैं तो फंक्शंस ही, लेकिन फंक्शंस इस चीज के रिलेटेड है, स्टूडेंट के रिलेटेड है, ये स्टूडेंट परफॉर्म करेगा, ये ह्यूमन परफॉर्म करेगा। ये लेट से कार एक है वो परफॉर्म करेगी, ये एनिमल परफॉर्म करेगा। उसको बता दिए कि ये इसके फंक्शन है, ताकि हमें ज्यादा वो भी ना करनी पड़े। एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट बनता हमें नजर आ रहा है कि एक हमने क्लास बनाई, क्लास के अंदर क्या था, एक क्लास है, क्लास में किसी की भी बना सकता हूँ, अपनी मर्जी होती है। ठीक है। मैं अपनी क्लास बना सकता हूँ, मैं पर्सन की क्लास बना सकता हूँ। लेट्स मैंने पर्सन की क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने कैप्सूल कर रहा हूँ चीजों को। कैप्सूल, कैप्सूल का मतलब क्या होता है कि मैंने उसके अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस के साथ उसका एक रैप कर दिया उनको। आसानी हो गई अब मुझे। अब मुझे पता लग रहा है कि पर्सन है, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शन है, एट्रीब्यूट्स हैं, फंक्शन है, कैप्सूल बना दिया, कैप्सुलेट कर दी एक चीज के अंदर। स्ट्रक्चर, एक पैटर्न हमारे पास फॉलो होना शुरू हो गया। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी सवाल है तो पूछे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने करने की शुरू की। क्लियर है ये चीजें कि ऊप का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्यों आया, हमने ऊप क्यों करनी थी, ऑब्जेक्ट क्लासेस से करनी थी। ठीक है। कोड को हम रीयूज कर सकते हैं, उसको स्केल करना हमारे लिए आसान हो सकता है। कोई सवाल हो अभी तक, कुछ भी सवाल हो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कोई सवाल हो इसके रिलेटेड। तो ऊप जो था ना, उससे हमारा एक पैटर्न बनना शुरू हो गया कि लाइक पहले जैसे होती थी, अब हमारा सिंपल, आप इसको ध्यान में रखें कि अब हमने कोई भी काम करना होगा ना तो हम उसकी क्लास बना लेंगे। लेट्स से मैं न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, तो मैं न्यूरल नेटवर्क की क्लास बना लूंगा। न्यूरल नेटवर्क के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे और फंक्शंस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, प्रॉपर्टीज फंक्शंस, प्रॉपर्टीज फंक्शंस। इससे एक ऊपर कॉन्सेप्ट निकल के आया। अभी तो हमें पता लग गया कि क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। इसका कोड भी देख लें इसका। स्लाइड शो हो रही है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन एक्शन।
स्लाइड्स का बता दें। स्लाइड्स में शो हो रही है। ओके गुड है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सिंटैक्स है। क्लास लिखते हैं, क्लास में नाम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। जैसे स्पीसी, ये मेरी स्पीसी है, ये क्लास की एट्रीब्यूट हो गई। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में बताता हूँ क्या होता है। उसी तरह फंक्शंस को डिफाइन कर देना है। जैसे हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, वो अब क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। अब हम ये इस क्लास का फंक्शन है, अब पर्सन का फंक्शन क्रिएट है। उसी तरह ही है, जैसे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते थे, फंक्शंस को डिफाइन करते थे, अब क्लास के अंदर कर रहे हैं बस। और इसके ऊपर एक रैपर चढ़ा रहे हैं क्लास के नाम का। ठीक है। और अब हमें यूज करना होगा ना इन फंक्शंस को, इन चीजों को। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कोलैब में खोल लूँ, इसी को कॉपी कर लूँ, कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, सिंपल वे में इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कमेंट भी डालते हैं, इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि किया क्या। शो हो रही है, कोलैब शो हो रहे हैं। गुड गुड गुड। मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि हमने किया क्या। हमने क्लास डिफाइन करनी होती है। क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, उसके एट्रीब्यूट। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, उसके मेथड्स, कि वो एक्शंस क्या परफॉर्म कर सकता है। एट्रीब्यूट्स, मेथड्स। एट्रीब्यूट्स कहते हैं कि पर्सन है, पर्सन की स्पीशी है ना एक, या इसको मैं जेंडर भी लिख सकता हूँ। ठीक है। पर्सन के अंदर एक खूबी होगी जेंडर की, कि वो मेल है कि फीमेल है। मैंने बता दिया कि मेल है, या एट्रीब्यूट है उसका। ये कुछ भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ इधर। इधर आपने डिफाइन करना शुरू कर देना चीजें। ठीक है। कि ये जेंडर है, ये आपने उसका एट्रीब्यूट बता दिए। पर्सन है, उसके कुछ कुछ भी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। एट्रीब्यूट्स की क्या क्या हो सकती हैं, उसमें क्या चीजें हो सकती हैं, उसका नाम हो सकता है ना पर्सन का। हमने एट्रीब्यूट्स बता दी, फंक्शन बता दिए कि वो कर क्या क्या सकता है। वो फंक्शन स्पीक कर सकता है ना, वो बोल सकता है, बोल सकता है वो, बोल सकता है वो। मैंने कह रहा हूँ कि स्पीक करने में हमने क्या करना है, उसको बुलवाना शुरू कर दो। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इधर। इस तरह आम फंक्शंस होते हैं, ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। क्लास बनाई, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हुए, उसके फंक्शंस हो गए। अब ये है मेरी फैक्ट्री। मैंने एक कॉन्सेप्ट बना के रख दिया, ये मेरी फैक्ट्री है। ठीक है, ये मेरी फैक्ट्री है। अब मुझे इसके अंदर से एक ऑब्जेक्ट निकालना है। मैं क्या करूंगा, पी है। ठीक है। पी भी नहीं, मैं पर्सन वन कर रहा हूँ। यूजफुल नेम करना होता है। पर्सन वन को मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बनाते किस तरह, बस इसको कॉल करते हैं डबल ब्रैकेट के साथ। कॉल किया, ये पर्सन वन बन गया। ठीक है। अब मुझे इसका कोई फंक्शन यूज करना है, इसके कोई फंक्शन की एट्रीब्यूट चाहिए, तो मैं डॉट करके लेके आऊंगा। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये क्या बन गया, अब इस टाइम ये एक पर्सन है, क्योंकि मैंने पर्सन को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये सिंपल इसी तरह ही वर्क करता है। बस मैंने पर्सन बना क्लास फंक्शंस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, पर्सन वन बना दिया मैंने, जो कि पर्सन
वन एक वेरिएबल है जिसके अंदर पर्सन पड़ा हुआ है। इस टाइम पर्सन क्या है, मेरी अपनी क्लास है। ठीक है, अब इस पर्सन के अंदर दो चीजें हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और मेथड्स हैं। अब मैंने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक्सेस करना है तो मैं डॉट लगाऊंगा। ये देखो, ये देखे सारा डॉट लगाया तो मुझे इसकी सारी चीजें नजर आना शुरू हो गई कि मुझे ये डब्बा जो सा जो बना होता है इसका मतलब होता है फंक्शन, ये होता है एट्रीब्यूट। मुझे देखना है इसका जेंडर क्या है, मैं देख सकता हूँ कि इसका जेंडर क्या है, मैं प्रिंट करा लूंगा इसको। ठीक है, मैंने जेंडर को प्रिंट करा दिया। क्या मैं देख सकता हूँ कि मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करना है, वो यहाँ पे आ जाएगी, मैं इसको प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह ही वर्क करता है बिहाइंड द सीन्स क्लास। मैंने जेंडर प्रिंट करा दिया, जेंडर क्या है मेरा, यहाँ पे था मेल था। पर्सन वन डॉट जेंडर, पर्सन वन के अंदर किया, पर्सन वन डॉट डॉट का मतलब होता है इसके अंदर जाके देखो इसके प्रॉपर्टीज। जेंडर किया, जेंडर में मेल पड़ा था, प्रिंट करा दिया। पर्सन वन डॉट ग्रीट, ग्रीट का मतलब है कि इस फंक्शन को कॉल कर दो। अब फंक्शन किसका था, हमने अभी देखा था कि एक रैपर चढ़ाया हुआ था हमने चीजों के ऊपर। ठीक है, पर ये पर्सन के रैपर को जाके इन्वोक कर दो। हाय आई एम हुसैन, हाय आई एम हुसैन, यही तो यहाँ यहाँ पे था। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स अब क्लियर हुई है थोड़ी बहुत चीजें कि क्लासेस ऑब्जेक्ट्स मेथड्स हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाने का ये मकसद था कि हमने रियल लाइफ चीजों को कोडिंग में कन्वर्ट किया। ये देखिए अब बनाना कितना आसान हो गया, मुझे मैंने एक पर्सन बनाया, उसके मेरे पास एट्रीब्यूट्स हो गए उसके, कितना मजेदार कोडिंग हो गई है हमारी। कन्वेंशनल कोडिंग कितनी अनस्ट्रक्चर्ड होती थी, मैंने फंक्शन बना लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया। अब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यार, मजा आ रहा है कोडिंग करने के अंदर। उसको स्केल करना आसान होगा। लेट्स मुझे एक वो बनाना है, गेम बनानी है। ठीक है, गेम के अंदर लेट्स सी यूजर्स है, मैं गेम बना रहा हूँ, गेम के अंदर यूजर्स है। ठीक है, यूजर्स क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यूजर्स का ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, लॉगिन के लिए बना रहा हूँ चलो मैं। ठीक है, ग्रीड ही रखते हैं इसको। ठीक है, ईमेल होगा और उसका पासवर्ड होगा एट्रीब्यूट्स में, यूजर्स है। ठीक हो गया। अब मुझे नया यूजर ऐड करना है तो मुझे नए से वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस मुझे एक यूजर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। वो पूरा का पूरा ये तैयार हो गया यूजर। अभी तो हमें नजर आ रहा है कि सिर्फ दो फंक्शन है, हो सकता है कि हमारे 100 फंक्शन हो, हमारे पास 100 वेरिएबल्स हो, इसके अंदर 100 एट्रीब्यूट्स हो। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर वे में परफॉर्म करना बहुत आसान हो गया, जो कि पहले मुश्किल था। स्ट्रक्चर फॉर्म में करना पड़ता तो पहले हमें लिस्टें बनानी पड़ती, ईमेल्स की लिस्ट बनानी पड़ती, पूरी पूरी लिस्ट बन रही है। और लिस्ट के पहले नंबर पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है कि पहले नंबर पे कौन सा यूजर का नाम पड़ा हुआ है, पहले इंडेक्स पे, दूसरे इंडेक्स पे कौन सी यूजर का नाम पड़ा हुआ है, हमें सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता। ठीक है, तो पहले इंडेक्स के ऊपर किस यूजर का पासवर्ड पड़ा हुआ है। हम बनाने को तो ये भी कर सकते थे कि पासवर्ड की लिस्ट बना लें, पासवर्ड की मैं लिस्ट बना सकता था। हमें ट्रैक करना पड़ता है कि पहले नंबर के ऊपर किस यूजर का पासवर्ड पड़ा हुआ है, किस यूजर का पासवर्ड। अब कितना स्ट्रक्चर्ड है, यूजर्स बन गए, एक पूरी क्लास बना ली है हमने यूजर की। ठीक है, जो एक चीजें परफॉर्म कर रही है और उसकी एट्रीब्यूट्स, स्ट्रक्चर आ गया है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अब आप। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तो कोई सवाल हो, मूव ऑन करें, मूव फॉरवर्ड करें। गुड है। अब ना ऊप के ना चार कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ऊप के ना चार कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक लेवल के चार कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है इनकैप्सुलेशन, एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, एक होता है इनहेरिटेंस, एक होता है पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं क्या गलत बोल दिया मैंने, आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा इस टाइम। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ते हैं, दो कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ ली है, अभी ही पढ़ ली है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि छुपा लिया मैंने चीजों को, एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब एक यूजर की मैंने क्लास बना ली। ठीक है, यूजर की क्लास बना के यूजर डॉट मैंने क्या किया, अब इसको थोड़ी देर के लिए ना भूल जाते हैं, लेट्स से भूल जाते हैं कि मैंने क्लास बना के किसी और फाइल में रख दी है।
एक्सेप्ट कर लिया चीजों को। अब मुझे ये यूज करना है यूजर का ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और पर्सन वन डॉट ग्रीड कर दिया। मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा उस टाइम, लेकिन मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि बैकएंड के ऊपर क्या क्या चीजें हुई हैं। एक्सेप्ट कर दिया, मैंने छुपा लिया चीजों को। जो इस क्लास को यूज करेगा ना ऑब्जेक्ट बना के, उसको जरूरत ही नहीं है पता करने की कि पीछे फंक्शन बना हुआ ग्रीड का और उसका क्या कोड हुआ है। इसकी हम एग्जांपल कल देखेंगे सबसे अच्छी। तो हम numpy के कोई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे होंगे ना, हम numpy को इम्पोर्ट करेंगे। numpy को इम्पोर्ट करके np डॉट करके हम ना कुछ numpy को हम इम्पोर्ट कर लेंगे, लेट्स से numpy को इम्पोर्ट किया, numpy डॉट करके हम फंक्शन को कॉल करेंगे किसी। तो numpy क्या है, एक क्लास है। उस क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बना के उसको फंक्शन को कॉल किया। तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है कि पीछे उसका कोड क्या है, हमने बस अपने यूज करना है। सेट कर दिया चीजों को। मुझे जानने की जरूरत नहीं है इसका फंक्शन को यूज करने के लिए, बस मुझे फंक्शन का नाम पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि उसको यूज किस तरह करते हैं, दैट्स इट। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे क्या कोड लिखा हुआ है, ये किधर से आया, ये मेरे पास स्ट्रिंग किस तरह आ रही है, उन चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया है। ऊप जो है हमारी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कर देती है, हमें चीजों को जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना आसान कर दिया है ऊप ने हमारी जिंदगी को। देखेंगे अभी यहाँ, अब हम नंपाई करेंगे, पांडास करेंगे, तो हमें सिर्फ इंपोर्ट करना होगा और उसके मेथड्स को यूज करेंगे बस। हम अपने मेथड्स ही बनाएंगे, डॉट नंपाई डॉट करके उसके मेथड यूज करेंगे। हमें जरूरत ही नहीं है किसी कोड के लिखा है जानने की, एक्सेप्ट कर दिए क्लासेस ने, और किसकी वजह से होगा, क्लासेस की मदद से होगा। हम इंटीजर को यूज करते हैं, ठीक है, हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं। अब आपने स्ट्रिंग से कुछ मेथड को यूज किया होगा, डॉट लेंथ, ठीक है, लिस्ट के कुछ मेथड्स को यूज किया होगा, स्प्लिट के मेथड को हमने देखा था। तो हम बस मेथड को यूज करते हैं, हमें जानने की जरूरत तो नहीं थी ना कि पीछे कोड क्या लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट कर दी है चीजों को उसने, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है हमें चीजों को किस तरह बिहाइंड द सीन वर्क कर रही है, बस जो हमें चीज चाहिए हम उसको कॉल करते हैं, यूज करते हैं, दैट्स इट। एब्स्ट्रैक्ट, हमें यूजर को, आम यूजर को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जानने की जरूरत है ही नहीं। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये है ऊप का, एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन, अभी पढ़ा हमने, कैप्सूल कर दिया। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि हमने एट्रीब्यूट्स और हमने फंक्शंस एक ही रैपर में डाल दिए, कैप्सूल बना दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया चीजों को, आसान हो गई चीजें करना, ठीक है, कैप्सूल बना दिए। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, अब अभी तक अभी हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में। यहाँ तक कोई सवाल होगा किसी का कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन ये होता है कि कॉम्प्लेक्सिटीज हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, हमारा फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन आएगा, उसको यूज करेंगे, दैट्स इट। इनकैप्सुलेशन मैंने एट्रीब्यूट्स और फंक्शन को एक ही रेफर कर दिया। अब वो एट्रीब्यूट क्या लग गया कि एट्रीब्यूट्स इस क्लास की हैं, ये फंक्शन इस क्लास के हैं, कैप्सूल बना रही, इनकैप्सुलेट कर दिया मैंने, ठीक है। इसके रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं है, तो कुछ हाल ओके, मूव ऑन कहते हैं, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अभी ये दो कॉन्सेप्ट हम करते हैं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के, ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अब हम सेलेक्ट करते हैं। आपको इतनी टेक्निकलिटीज ना जानने की जरूरत है नहीं, बैक बिहाइंड द सीन्स किस तरह वर्क कर रही होती हैं चीजें। कंप्यूटर के अंदर ना, आप अब आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज यूज करेंगे, कोई भी वेरिएबल बनाएंगे, वो मेमोरी में जाके स्टोर होगा, रैम जो होती है हमारी। आप कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो किस पे जाके स्टोर होता है, रैम के अंदर। ये बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, 6 7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो परमानेंट चीजें स्टोर होती हैं वो हार्ड डिस्क पे होती है। जो ऐसा प्रोग्राम होता है कि जब हमारी लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, प्रोग्राम बंद हो जाए, वो तो वो रैम में लोड होता है। टेम्परेरीली मेमोरी होती है रैम के अंदर। कुछ भी चीज होती है ना, उसका एक एड्रेस होता है मेमोरी के अंदर। मेमोरी के अंदर एड्रेस होता है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस होती है वो चीज, ठीक हो गया, मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक हो गया। अभी क्लास, फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेरिएबल बना है, ये मेमोरी में बना है ना, इसका मेमोरी में एक एड्रेस होगा, ठीक है। एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स से num इज इक्वल टू 10, इसका मेमोरी में एक एड्रेस होगा। एड्रेस होगा तभी तो वो पॉइंट कर सकता है ना, उसको ढूंढ सकता है एड्रेस, ठीक है। मैं str इज इक्वल टू, लेट्स से
हुसैन बनाता हूँ, CR1 इज इक्वल टू, मैं हुसैन बनाता हूँ, एक स्ट्रिंग बनाई है मैंने सिंपल, जैसा मेमोरी में एक एड्रेस है। पीछे बैकएंड के ऊपर कंपाइलर या इंटरप्रेटर जाता है, उसका एड्रेस देखता है, वहां से वैल्यू उठा के ले आता है। जाता है, एड्रेस देखा, वहां से वैल्यू जो पड़ी है वो उठा के ले आया। ठीक हो गया, सो फार सो गुड। अब ये पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, इसका भी मेमोरी में एक एड्रेस है। ठीक है, मेमोरी में एक एड्रेस है। लेट्स से मैंने 100 पर्सन के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, उसकी मेमोरी में एक एड्रेस होगा। ये जो सेल्फ का कीवर्ड होता है ना, ये आपका मेमोरी में एड्रेस है इसका, इस ऑब्जेक्ट का। सेल्फ का मतलब होता है जौन सा ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, उसके रिलेटेड वो काम करना है ना। कि देखे ना, कि मैंने पर्सन 1 को कॉल किया है, यहाँ पे पर्सन 2 भी है, ऐसे में पर्सन 2 बना लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पर्सन 2 के अंदर जो नेम पड़ा हो वो अहमद पड़ा हो, पर्सन 1 के अंदर क्या पड़ा हो, हुसैन पड़ा हो। ठीक है, यहाँ पे तो मैं नेम लेकर आ रहा हूँ। तो अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर, पर्सन 1 है तो पर्सन 1 के अंदर अगर हुसैन पड़ा हुआ है तो हुसैन प्रिंट होना चाहिए ना। कंपाइलर को किस चलेगा कि हुसैन ही प्रिंट हो। उसको हम मेमोरी का एड्रेस दे रहे हैं, सेल्फ का पर्सन 1 का एड्रेस दे दिया हमने। पर्सन 1, ये सेल्फ क्या है जो इस वक्त इसको कॉल कर रहा है। अभी हम इसको पर्सन 1 कॉल कर रहे हैं ना, पर्सन 1 का मेमोरी का एड्रेस दे दिया इसको। अब ये क्या करेगा, ये पर्सन 1 के मेमोरी के एड्रेस को जाएगा, उधर से इसका नेम पढ़ के आएगा और उधर डिस्प्ले कर देगा। सेल्फ की काम करता है। ठीक है, सेल्फ का पता लग गया कि मेमोरी में हर चीज का एड्रेस होता है। हमें फंक्शन को सेल्फ देना पड़ता है, क्यों देना पड़ता है, उसका मकसद है। क्योंकि हर, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक और एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, मेरा नाम अलग होगा, आपका नाम अलग होगा ऑब्वियसली। अब कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि मेरा नाम क्या है। मेरे से आके पूछेगा तभी तो पता लगेगा ना। तो मेरे से आके किस तरह पूछेगा, मेरा एड्रेस होगा तभी पूछेगा ना। मेरा मेरा मुझसे कांटेक्ट कर सकता होगा, तो कांटेक्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए, एड्रेस चाहिए ना। आएगा मेरे पास, मेरे से नाम पूछेगा, चला जाएगा। मेरा एड्रेस होगा तभी तो आएगा ना। आप पूछते तो आपका एड्रेस होगा तभी तो आपके पास आएगा ना। तो इसी तरह बिहाइंड द सीन चीजें वर्क कर रही होती हैं। क्लियर, सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेल्फ का, सेल्फ क्या है, सेल्फ कुछ भी नहीं है, एक पॉइंटर है। पॉइंटर मतलब ये एड्रेस है जो कि पॉइंट करते हैं। और सेल्फ का इस्तेमाल क्यों कर रहे होते हैं, देखिए हम ये कर रहे हैं ना, यहाँ आप देखें सेल्फ डॉट नेम कर रहे हैं हम। जब भी हम चीजें कर रहे होते हैं सेल्फ डॉट नेम करते हैं। सेल्फ डॉट नेम का मतलब ये होता है कि इस एड्रेस के ऊपर जाओ और नेम ले आओ। ये इस एड्रेस के ऊपर गया, नेम लेकर आ गया। ठीक है, और ये क्योंकि वेरिएबल है, तो वेरिएबल हमने देखा था पाइथन के अंदर करली ब्रैकेट में आता है जब हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं यूज। क्लियर, पढ़े आगे। सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्लियर। गुड गुड, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर अब क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, मतलब आपको दो चीजों का आइडिया होने वाला है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा हर क्लास का स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शन होता है। जिस तरह क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ना, जैसे मैंने इधर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर मैं ये चीज नहीं ना बनाऊं तो तब भी ये बिहाइंड द सीन बना बनाया होता है, पाइथन बना देता है हमारे अपनी तरफ से और उसको कॉल भी कर देता है। ठीक है,
ये ज़रूरी है हर क्लास के लिए, इनिशिएट करने के लिए। क्यों इनिशिएट करने के लिए? मैं बताता हूँ क्यों इनिशिएट करने के लिए। जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके ऊपर कोई क्वालिटीज़ पहले से छपी हुई होती है ना, ज़रूरी होती है ये चीज़ें। बच्चा ये क्वालिटीज़ पैदा होके पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि पैदा हो जाए फिर बाद में इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? बाद में क्वालिटीज़ हैं कि लेट्स से अ, उसका उसके बाद आँखें हैं, उसके बाद टाँगे हैं। एट्रिब्यूट्स लेके पैदा होते हैं वो चीज़ें, ठीक है? अब एक घड़ी है, घड़ी मैं फैक्ट्री से लेकर आऊँगा, तो उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम सेट होगा पहले से। मैं फैक्ट्री से निकाल के ला रहा हूँ, अभी घड़ी बनी है, तो कुछ फैक्ट्री सेटिंग होती है ना हर चीज़ की। मैं मोबाइल लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? मोबाइल लेकर आ रहा हूँ, उसकी कुछ फैक्ट्री सेटिंग है। तो ये इनेट का फंक्शन ये फैक्ट्री सेटिंग करता है। इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एट द टाइम ऑफ जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, कंस्ट्रक्टर रन होता है। ठीक हो गया? हमारा कंस्ट्रक्टर तब रन होता है। अब मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सेल्फ का ऑब्जेक्ट देना होता है, ज़रूरी देना होता है। सेल्फ हमारा क्या कर रहा होता है? अगेन हमने अभी देखा कि सेल्फ का कीवर्ड क्या करता है हमारा? पॉइंटर। पॉइंटर होते हैं काइंड ऑफ ठीक है, मेमोरी में एड्रेस बता देते हैं, ठीक है? अब मैं इधर दे देता हूँ क्योंकि हमने पैरामीटर्स लिए हुए नेम और एज। ये अपनी मर्जी है, जितने मर्जी दे। मैं इधर पैरामीटर्स पास कर देता हूँ इसको, ठीक है? जैसे बच्चा पैदा हुआ है, मैंने बच्चे को पास कर दिया कि इसका नाम हुसैन है और इसकी एज अभी लेट्स से जितनी मर्जी में पास कर, ठीक है? या एज के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक हो गया? तो मैंने इस तरह करके ना पास कर दिया इसको, कि नाम और इसकी एज मैंने पास कर दिया इसको, ठीक हो गया? सेल्फ का कीवर्ड हमने देख लिया क्या होता है। अब यहाँ से दो चीज़ों की दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंस्ट्रक्टर, एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट्स। क्लास एट्रीब्यूट्स आपके वो होते हैं जो हर बंदे के लिए सेम होंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप सब है। आप सबकी अगर मैं क्लास बनाऊँगा, स्टूडेंट की मैंने रियल लाइफ एग्जांपल ली है ना, मैंने स्टूडेंट की क्लास बनाई है। आप सबका कोर्स एआई है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है, सबका कोर्स एआई है, ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर मैं कोर्स भी डाल सकता हूँ, हर किसी के लिए कोर्स भी अलग कर सकता हूँ, लेकिन मेमोरी में जगह घिरेगी ना। फिर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट निकल रहा होगा उसके साथ कोर्स भी हो रहा होगा एक, जो भी ऑब्जेक्ट निकलेगा उसके साथ एक कोर्स भी होगा। मैंने कोर्स का वेरिएबल बना के साइड पे रख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि यार कोर्स तो सबका सेम ही है। जो चीजें सबके लिए सेम होंगी ना वो क्लास एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स। उसको मैं बना के रख देता हूँ बाहर। और जो कंस्ट्रक्टर में मैं डिफाइन करता हूँ ना सेल्फ डॉट करके, ये एक एट्रीब्यूट है, ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स है जो हर किसी के चेंज होंगे। नाम तो हर किसी का चेंज होगा ऑब्वियसली, एज तो हर किसी की चेंज होगी ऑब्वियसली, ठीक है? क्लास एट्रीब्यूट्स इन सिंपल वर्ड्स वो चीजें होती हैं जो मुझे क्लास लेवल की डिफाइन करनी होती है, कि पूरी पूरी क्लास की हर चीजें सेम होंगी, ठीक है? ये ऐसा क्लास है, पूरी क्लास लेवल में डिफाइन करके कि सबके लिए ये चीज सेम होगी, ठीक है? ये तो सबकी ही सेम है। जैसे मैं अगर आईडी कार्ड के लिए नेशनैलिटी बना रहा हूँ, तो नेशनैलिटी तो सबकी ही पाकिस्तान है ना, तब भी उसका आईडी कार्ड बना है। अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है? कि नेशनैलिटी उसकी पाकिस्तान है तभी तो उसका आईडी कार्ड बन रहा है ना। तो अगर मुझे आपको भी एक नेशनैलिटी देनी पड़े, ये चीज देनी पड़े, तो फिर मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा घिरना शुरू हो जाएगी। तो लेट्स से मैं अगर 100 पे इनरोल करता हूँ और 100 नेशनैलिटी हर बंदे को दे रहा हूँ तो बार बार, तो मेरे 100 की जगह ज्यादा गिरेगी ना। 100 की जगह मैं एक ही जगह पे रख दूँ नेशनैलिटी, वही ड्राइव, जितना कम यूज करना हो अपनी चीजों को, रिपीट ना करना हो। वरना यहाँ पर हर किसी का नेम अलग होगा, ठीक है? हर किसी के मेमोरी के अंदर बैकएंड को जाके एक डब्बा बने, उसके अंदर नेम बन गया, एज बन गया। अभी हर किसी के लिए अलग होगा नेम और एज, तभी तो हमने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया है। उसको मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ, कि अगर मैं राइट कर पाऊँ पेज के ऊपर,
ठीक है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, बैकएंड पे के ऊपर क्या हुआ है कि एक डब्बा बने, उसके अंदर नेम आ गया है, उसके अंदर एज आ गई है। लेट्स से इस डब्बे का एड्रेस है 100, और ये क्लास है, क्लास के अंदर कोर्स पड़ा। कोर्स सबका सेम है ना। ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट्स से एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, उसके अंदर भी नेम पड़ा हुआ है, उसके अंदर भी एज पड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी की नेम और एज अलग है ना। उसका लेट्स से मैं कहता हूँ कि 104 एड्रेस। ये है स्टूडेंट 1। नजर स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, पूछ लेता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? ठीक है। अब मैं बैकएंड के ऊपर क्या हुआ कि मैंने स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, स्टूडेंट 1 का जब ऑब्जेक्ट बनाया है, तो बैकएंड के ऊपर नेम भी बना जाके, क्योंकि ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स है। एज भी बनी है जाके, तो मैंने स्टूडेंट 2 बनाया है, नेम भी बना है, एज भी बनी है, क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं ना हर किसी के। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल करना है ना, तो वो जाएगा सेल्फ डॉट नेम को लेने। सेल्फ डॉट, लेट्स से डॉट नेम को मैंने कॉल किया, वो क्या करेगा, सेल्फ के अंदर क्या जाएगा, 100। अगर मैं स्टूडेंट 1 को कॉल कर रहा हूँ, 100 वो गया 100 के ऊपर। 100 के ऊपर, चलो चलो हम 100 के ऊपर जाते हैं। 100 के ऊपर जाके नेम को ले आया। 100 के ऊपर जाके नेम लेट से पड़ा हुआ था हुसैन, या एच पड़ा हुआ था, तो गया वो एच को उठा कर यहाँ पे ले आया। इस तरह बैकएंड के ऊपर चीजें वर्क कर रही होती हैं। ठीक है। मैं सेल्फ के अंदर लेट से मैं अगर स्टूडेंट 2 को कॉल कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट 1 को कॉल किया था ना, अगर मैं स्टूडेंट 2 को कॉल करता हूँ सेल्फ के अंदर, तो सेल्फ के अंदर क्या गया, 104 गया ऑब्वियसली। अब वो क्या करेगा, 104 पे जाएगा, एन को लेकर आ जाएगा। एन 104 में हो सकता है कि वो पड़ा हो ए, तो वो ए को लेकर आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं कोर्स को भी, अगर मैं कोर्स को भी ऑब्जेक्ट लेवल के ऊपर बनाता है ना, तो यहाँ पे कोर्स का भी एक बनता, और सबके अंदर सेम वैल्यू पड़ी हुई होती है, तो मेमोरी वेस्ट हो रही है ना मेरी। इसके अंदर भी कोर्स पड़ा हुआ है, उसकी सेम वैल्यू है, इसके अंदर भी कोर्स पड़ा हुआ है, उसकी सेम वैल्यू है, कोई तुक नहीं बनती। तो मैं क्या करूंगा, कोर्स के वेरिएबल साइड में बना के रख दूंगा, और अंडरस्टूड सी बात होगी कि इन सबका एक ही वैल्यू है, वो कोर्स है। ये चीज क्लियर हुई है? ये मैंने क्लास एट्रीब्यूट्स बना दी, मैंने बना के साइड पे रख दी, क्योंकि अगर मैं इंस्टेंस लेवल की एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा ना, क्या होगा कि हर इंस्टेंस के लिए वो अलहदा बनेगा, और अगर सेम ही है तो मुझे अलहदा बनाने की जरूरत ही क्या है, मेमोरी मेरी वेस्ट होगी ना। तुक नहीं है कोई, अगर मैंने 100 वेरिएबल बनाया तो 100 के लिए कोर्स अलहदा से बनाऊंगा। सबका ही सेम है, सबका ही सेम कोर्स है। ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है कि क्लास लेवल की और इंस्टेंस लेवल की, इसके इसके बारे में कोई सवाल हो? ठीक है। एक क्लास लेवल के ऊपर काम हो रहा था, क्लास के ऊपर जो भी हमारी चीजें कॉमन होती है वो हम करके साइड पे रख देते हैं। इंस्टेंस लेवल के ऊपर जो बंदे की प्रॉपर्टीज है, बंदे की, ठीक है, या किसी भी एक एंटिटी की प्रॉपर्टीज है, हर बंदे की, हर एंटिटी की प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो वो मैंने लगानी है इंस्टेंस के ऊपर। और कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर है इनिशियलाइज करता है चीजों को। इनिशियल को जो पहला, जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना हमारा, तो एक फंक्शन कॉल होगा, वो होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। क्वेश्चन 1 डॉट जेंडर है नहीं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन 1 डॉट नेम, नेम भी नहीं है हमारे पास, ओके। खैर, तो हमारा मकसद यही था कि अभी तक जो पढ़ा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज को मूव ऑन करते हैं। सेल्फ भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। क्लास वर्सेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट पढ़ ली हमने कि क्लास और इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं। कंस्ट्रक्टर मेथड भी पढ़ लिया हमने कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए यूज होता है।
ठीक है। डेकोरेटर्स क्या होते हैं? बता देता हूँ कि डेकोरेटर्स क्या होते हैं। डेकोरेटर्स बताता हूँ। सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पढ़ लेते हैं, फिर डेकोरेटर्स के ऊपर मूव करते हैं। पब्लिक प्राइवेट हो सकता है कि हर बंदे को सीक्रेट्स होते हैं ना, कि हो सकता है कि कुछ चीजें हैं वो मैंने सिर्फ अपने तक ही हल करनी है, कुछ फंक्शन है जो मैं सिर्फ खुद ही करूं, दुनिया वालों को ना बताऊं। ठीक है, तो उसके लिए हम कर लेंगे ये चीज। इसका मतलब क्या होगा, ये प्राइवेट हो गया, अब मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता बाहर। करने की कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा, देखिएगा। नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है डबल। ये इसका मतलब होता है ये प्राइवेट है। अब वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसका एट्रीब्यूट है ही नहीं है, चला के यहाँ पे तो है। लेकिन का पहले तो देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के पास तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एक नाम का। क्यों कह रहा है वो? क्योंकि मैंने प्राइवेट कर दिया इसको। प्राइवेट करने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ईमेल और पासवर्ड है। लेट्स से कि ईमेल और पासवर्ड है। कि मैं एक और कोड लॉग फाइन करता हूँ। मैं लॉगिन डिटेल्स डाल रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड डाल रहा हूँ। हाइपोथेटिकल है, हम दूसरा पासवर्ड सेव नहीं करते। ईमेल और पासवर्ड, पासवर्ड तो मैं किसी को एक्सेस नहीं करवाना चाहता ना। पासवर्ड तो मैं किसी को, वो मैं प्राइवेट वेरिएबल बनाऊंगा, प्राइवेट चीजें होती है। ठीक है, प्राइवेट का मतलब होता है कि सिर्फ बस मेरे ही उसके उससे ये हो, वरना कुछ भी ना हो रहा हूँ। कोई बाहर की चीज इसको एग्जीक्यूट ना कर सके, तो मेरे से इसका ताल्लुक हो बस। और हम इस तरह के फंक्शन बना सकते हैं। हो सकता है कि मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, कि जो कैलकुलेट एवरेज कर रहा है। ठीक है, वो नंबर्स लेते हैं मेरे से, कैलकुलेट एवरेज कर रहा है। पहले मैं कर रहा हूँ उन नंबर का सम फाइंड कर रहा हूँ। एवरेज क्या होती है, तीनों को सम लेके उस पर डिवाइड कर दो, यही होती है ना एवरेज। तो हो सकता है कि पहले एक फंक्शन को मैं कॉल करूँ कि जो ऐड का फंक्शन हो, वो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया हूँ। और मैं इसके अंदर ये तीन वेरिएबल्स भेज दूँ। उसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है। मैं उसको प्राइवेट कर लूंगा। मैं उसको प्राइवेट कर लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे यूज कर लूंगा मैं। अब मैं इसको बाहर से यूज नहीं कर सकता कहीं पे। ठीक है, ये है प्राइवेट और इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं प्राइवेट मेथड भी बना सकता हूँ, प्राइवेट वो भी कर सकता हूँ। क्या कहते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है कि प्राइवेट बना लो। अब मैंने कैलकुलेट सम की है, सम करने के बाद मैं इसका एवरेज निकाल लूंगा। एवरेज इज इक्वल टू सम बाय 3 होगा ना। मैं अपनी आसानी के लिए किया, मैं इसको जिस तरह मर्जी वो कर सकता हूँ, एलैबोरेट कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैंने इसको यूज कर लिया, ऐड के फंक्शन को। ठीक है, तो ऐड का जो सीक्रेट और प्राइवेट और पब्लिक का मकसद ये होता है कि मैंने ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे फंक्शंस बनाए हैं, ठीक है, जो सिर्फ मैं अपनी क्लास के हद तक यूज करूँ। मैं इससे बाहर यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं सिर्फ क्लास के हद तक यूज करूँ, बाकी और कहीं पे नहीं। वो क्लास में सिर्फ कॉल कर सकता हूँ मैं, और बाकी मुझे करने की जरूरत ही नहीं है बाहर कहीं पे यूज। ठीक हो गया, तो ये था प्राइवेट और इसका कॉन्सेप्ट। पब्लिक का, प्राइवेट
दोबारा बताता हूँ कि प्राइवेट क्या होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बाहर की दुनिया से शेयर नहीं करनी होती, हमें ऐसी चीजों के ऊपर वर्क करना होता है कि लाइक मैं कहता हूँ कि यार मुझे कुछ इस तरह का फंक्शन चाहिए जो मेरी नीड्स के लिए हो बस। ठीक है, बस मेरी नीड्स उससे पूरी हो रही है, मुझे बाहर की दुनिया से उसका कंसर्न नहीं है, तो बस प्राइवेट कर दूंगा। प्राइवेट करने के लिए डबल इंडस्ट्री लगेंगे हम। ठीक है, तो मेथड को प्राइवेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट का ये कॉन्सेप्ट है और पब्लिक का ये कॉन्सेप्ट है। पब्लिक तो हम वैसे यूज करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन आपको पता लग गई कि हमें जरूरत नहीं है, इनकैप्सुलेशन भी पता लग गई। डिलीट कंस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर होता है ये। डिलीट हमें जरूरत नहीं है बनाने की, ऐसा कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं, डिस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्टर ना बनाए तो ऑटोमेटिकली पाइथन बना के देता है हमें। डिस्ट्रक्टर भी हमें ऑटोमेटिकली बना के देता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट खत्म होता है ना, ऑब्जेक्ट हमारी मेमोरी से हटता है तो फिर कॉल होता है। जब हमारी मेमोरी में कोई चीज आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना उसको। जब मेमोरी से जाता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। हम इसको भी बना सकते हैं, सिर्फ डिलीट का कीवर्ड डालना है, हमने अपना डिस्ट्रक्टर बना लेना है। कुछ भी हम कर सकते हैं, अगर डिस्ट्रक्टर करके हम प्रिंट करा सकते हैं कि यार ये वेरिएबल खत्म हो गया है हमारी मेमोरी से। अपनी मर्जी है, करना हो तो करें, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अभी हम सुपर मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इनहेरिटेंस ठीक हो गया। थोड़े से टॉपिक्स रह गए हमारे, पहले हम डेकोरेटर पढ़ते हैं क्या होते हैं। डेकोरेटर ना कुछ स्पेशल टाइप के वो होते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शंस होते हैं। बातों क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के डेकोरेटर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि स्पीक कर करवाता हूँ मैं इसके ना, क्या कहते हैं, स्टूडेंट को, पर्सन वन को। एरर आ गया, क्यों आया? क्योंकि हमें हर फंक्शन के अंदर सेल्फ को देना जरूरी है। मैं सेल्फ को नहीं दूंगा तो एरर आ जाएगा। अब देखें आ गया, लेकिन इधर सेल्फ देने की मुझे क्या जरूरत है? मैं सेल्फ का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ना, मुझे देने की क्या जरूरत है? ये चीज क्लियर हुई कि हर फंक्शन के अंदर पे आपको सेल्फ का कीवर्ड देने की जरूरत है। नहीं दोगे तो एरर आएगा। अभी हमने देखा था इसको, अभी हमने यूज किया, हमने एरर आ गया। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, सेल्फ दो, टाइप एरर आ गया है। जीरो के ऊपर आपने सेल्फ देना जरूरी है, नहीं दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, और मुझे इसके अंदर सेल्फ की क्या जरूरत है? मैं तो स्टैटिक प्रिंट करा रहा हूँ ना, स्टैटिक सा फंक्शन है मेरे पास, हाई प्रिंट कराना है मैंने। हाई के ऊपर मैं क्यों, मुझे सेल्फ की जरूरत है? ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक डेकोरेटर लगा दूंगा। डेकोरेटर क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ द फंक्शंस होते हैं। डेकोरेटर लगा के मैंने कह दिया ये ना स्टैटिक फंक्शन है। अब एरर वो ही नहीं आया। स्टैटिक फंक्शन को मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि भाई ये स्टैटिक फंक्शन है, इसको ना छोड़ो, स्टैटिक फंक्शन है। इस तरह के बहुत ज्यादा डेकोरेटर्स हैं, जो भी हमें जब भी इस्तेमाल होगा हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमें इन डेप्थ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है उनको। डेकोरेटर मेथड्स होते हैं कि फंक्शन का काइंड ऑफ बिहेवियर चेंज कर देते हैं, रैपर होते हैं। एक फंक्शन को पकड़ते हैं, उसको कुछ चीजों को परफॉर्म करते हैं, फिर फंक्शन वापस कर देते हैं। ये कह रहा है स्टैटिक मेथड का मतलब है कि स्टैटिक है तो मैं सेल्फ लेने की जरूरत ही नहीं है। इसमें सेल्फ की क्या जरूरत थी हमें? सिर्फ हाई तो प्रिंट कर रहा है, इसमें सेल्फ की जरूरत थी क्योंकि सेल्फ का नाम प्रिंट कर रहा है ये। ठीक है, तो डेकोरेटर्स हमारा ये काम करते हैं कि स्पेशल तरह के ये रैपर होते हैं जो कि एक फंक्शन को लेते हैं, फिर उसको वापस दे देते हैं। ठीक हो गया, डेकोरेटर्स यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यहाँ तक अगर नहीं क्लियर तो मुझे बताया, मैं इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मूव ऑन करें आगे। गुड हो गया। ठीक है, आगे कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दो कॉन्सेप्ट ही रह गए, इनहेरिटेंस के और पॉलीमॉर्फिज्म के। इनहेरिटेंस का सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म हम कल करेंगे, ताकि आपको मिक्सअप ना कर दूं चीजें खत्म करने के चक्कर में कि बस पढ़ा दूं बढ़ा दूं। सुकून से तसल्ली से करेंगे हम चीज़ों को, ताकि ओवरवेल्म ना कर दूं मैं आपको। ठीक है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे, ताकि फिर हम कल मूव ऑन कर रहे होंगे इन चीज़ों को। इनहेरिटेंस होती है
कि आपके सिंपल, इसको सिंपल टर्म्स में ले लें, इनहेरिटेंस क्या होती है? आपको जो विरासत मिलती है वो होती है इनहेरिटेंस। ठीक है। आपके अब्बा जी की कोई जायदाद होगी, वो आपको विरासत में मिलेगी, इनहेरिट होके आ रही है ना। आपके दादाजी की होगी, वो विरासत में मिलेगी, इनहेरिट होके आ रही है। इनहेरिटेंस सेम चीज होती है। सेम चीज इनहेरिटेंस होती है। मैं दिखाता हूँ क्या चीज होती है इनहेरिटेंस। इसको हम डालते हैं। ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। इनहेरिटेंस मैंने एक एनिमल बना दिया, एक पेरेंट क्लास बना दिया। एनिमल। एनिमल के आगे इनहेरिट कर दिया डॉग को। डॉग क्या एनिमल ही है ना? कैट क्या एनिमल ही है ना? ठीक है। इसके एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। पर्सन। पर्सन की क्लास ले ली मैंने। ठीक है। पर्सन। उसके बाद मैंने उसका चीजें इनहेरिट कर दी, मेल फीमेल दोनों है तो पर्सन ही ना। ठीक है। इसके अलावा मैंने कार की एक क्लास ले ली। कार के बाद मैंने बना दी टोयोटा। मैंने बना दी लेट से कोई और कार का ब्रांड। ठीक है। लेक्सस, मर्सिडीज। ठीक है। बीएमडब्ल्यू। है तो चीजें कार की ही ना। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि डॉग है। डॉग का आप लगा दे पेरेंट क्या है? एनिमल है। एनिमल। ठीक है। तो डॉग का जो पेरेंट होगा ना, अब जो उसका बच्चा होगा ना, वो अपने अपने बाप की सारी प्रॉपर्टीज को लेकर आएगा अपने पास। मतलब क्या है इसका? मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखिए क्या क्या आता है। ये डॉग के अंदर तो कोई स्पीक का मेथड ही नहीं है, तो फिर ये स्पीक किससे चल गया? मैंने तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया था ना। डॉग का ऑब्जेक्ट मैंने किया डी। मैं डॉग ही बनाता हूँ ताकि आपको आसानी हो। डॉग का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। डॉग डॉट स्पीक किया। लेकिन वो आया, देखा डॉग के अंदर तो कुछ स्पीक है ही नहीं, तो फिर क्यों चल गया ये? फिर वो गया एनिमल में। क्योंकि डॉग ने इनहेरिट की चीजें एनिमल की। ये चीजें कॉन्सेप्ट पढ़ लें। इनहेरिटेंस का सबसे ज्यादा यूज हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही करेंगे आगे। आगे हम अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे ना, तो उसकी चीजें इनहेरिट करेंगे, फिर अपना अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि एक क्लास है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने ले ली है अपने पास। ये है, इसने डॉग ने एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज लेके रख ली है अपने पास। ठीक है। ऑन टॉप ऑफ दैट प्रॉपर्टीज मैं अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ। इसी तरह ही है, जैसे हम मेरे अब्बा जी हैं, मैंने अब्बा जी की सारी चीजें ले ली हैं। ठीक है। इनहेरिट मेरे पास विरासत में आ गई है। और मेरे पास अपनी चीजें तो हैं ही। ठीक है। ये हो गई है इनहेरिटेंस। इसी तरह मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। वो है जर्मन शेफर्ड की। जर्मन शेफर्ड क्या है? क्या है तो एक डॉग ही ना। डॉग है ना एक जर्मन शेफर्ड। ठीक है। मैंने उसी की क्लास बना ली है जर्मन शेफर्ड। अब ये क्या है? इसके अंदर इस वाली क्लास जर्मन शेफर्ड के पास डॉग की भी सारी प्रॉपर्टीज है, एनिमल की भी सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। इसका मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, कुछ भी फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है। ये भी चलेगा। किस तरह चलेगा? जर्मन शेफर्ड के पास तो स्पीक का कोई मेथड ही नहीं है। तो ये क्या किया है इसने? ये गया,
ठीक है, इधर गया इधर देखा नहीं है, इधर गया इधर देखा नहीं है, इधर देखा है इधर देखा नहीं है, अब बात करूंगा तो तब चलेगा। यही तो खासियत है इनहेरिटेंस की। ये बार किया है तब भी चला, स्पीक किया तब भी चला, वॉक किया है तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसकी खास खास बात है कि मैंने बार किया है तब भी चल रहा है, स्पीक किया है तब भी चल रहा है। और क्या कहते हैं, ये चीजें इसको मिल रही हैं, हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि इनहेरिटेंस के अंदर अपनी सारी विरासत के अंदर चीजें लेकर आता है वो। इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हमने ये पढ़ी है कि एक से बाप, दादाजी, अब्बा जी, और पोता, ये मल्टी लेवल है, एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल तक। ठीक है, एक मल्टी लेवल होती है, एक मल्टीपल होती है। मल्टीपल के अंदर हम दो दो क्लासों से इनहेरिट कर देते हैं एक एक क्लास को। वो कैसा करते हैं, ये देखें। ये देखें, इसको फ्लायर की क्लास है, स्विमर की क्लास है, अब डक है। डक को मैंने फ्लायर भी दे दिया, स्विमर भी दे दिया। क्यों? क्योंकि डक जो है वो उड़ भी सकती है, वो तैर भी सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको इसकी प्रॉपर्टीज भी दे दी है, इसकी प्रॉपर्टीज भी दे दी है। ठीक है, अब डक फ्लाई भी कर सकता है, डक स्विम भी कर सकता है। मल्टीपल हो गई है एक क्लास को के को। इट्स लाइक उसको अपने फादर की तरफ से भी प्रॉपर्टीज आ रही है, अपने मदर की तरफ से भी प्रॉपर्टीज आ रही है। मल्टीपल, सिंगल बंदे को मल्टीपल लोगों से प्रॉपर्टीज आ रही है उसकी। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल तक जा रही है। ठीक है, नस्लों तक जा रही है चीज। ठीक हो गया। और सिंगल लेवल तो आपने भी पढ़ी ली है, तो सिंपल है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस सिंपल है कि एक है दूसरे पे। अब लास्ट कॉन्सेप्ट बस हम आज पकड़ेंगे, फिर हम लेक्चर को ओवर करते हैं, वो होगा सुपर का कॉन्सेप्ट। सुपर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको बस हम करते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। सुपर के कॉन्सेप्ट को पढ़ के। लेट्स से, अभी मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है, ठीक है, क्लास होती है। क्लास क्या करती है, मैंने ये इनहेरिट किया इस क्लास को, अब इस क्लास के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, आ गई, तो इसका मतलब ये वाली क्लास नेम को एक्सेस कर पानी चाहिए ना। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या जाने लगे। चल जाना चाहिए कि नहीं चल जाना चाहिए, ये कोड देखें, हम पढ़ें और मुझे बताएं कि इसको चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। चाइल्ड है ना, चाइल्ड के अंदर मैं नेम को कॉल कर रहा हूँ, चाइल्ड से नेम को कॉल कर रहा हूँ, तो ये इधर जाएगा। इधर इसको नेम नहीं मिलेगा तो इधर जाएगा। इसका क्या प्रॉब्लम है, कोई चल जाना चाहिए कि नहीं चल जाना चाहिए? देख के मुझे बताएं। ये है कोड। यार वो तो आपने बताया ना, बाकी कुछ जिसका सुपर कॉन्सेप्ट नहीं पता उनसे पूछ लो। सुपर कॉन्सेप्ट ही पढ़ाने लगा हूँ।
ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि चाइल्ड के पास तो नेम है ही नहीं। ठीक है ना, लॉजिकली। लॉजिकली क्या हुआ है कि इधर के इधर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एज, नेम लिया और एज लिया। एज को तो मैंने डिफाइन कर दिया, नेम के साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं। नेम तो इसका था, इसको तो मैंने कभी इनिशियलाइज किया ही नहीं ना। तो मसला तो आएगा ना। तो अगर मुझे चाइल्ड से रहकर पेरेंट की चीजों को एक्सेस करना हो तो हम सुपर का करते हैं, सुपर को यूज करते हैं, सुपर के कीवर्ड को। अगर मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मुझे चाइल्ड में रहकर अपने पेरेंट की चीजों को एक्सेस करना हो तो मैं क्या यूज करूंगा। चाइल्ड में रहकर मुझे पेरेंट की चीजों को एक्सेस करना हो तो मैं अपना सुपर का कीवर्ड को यूज करूंगा। अब आ गया ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चाइल्ड है मेरा, चाइल्ड से मैं सुपर का कीवर्ड यूज किया। सुपर का मतलब क्या होता है। सुपर के कॉन्सेप्ट से याद रखें, सुपर अपने से सुपर समझता हूँ मैं अपने पेरेंट को। पेरेंट को कॉल किया, पेरेंट के इनिट को कॉल कर दिया मैंने, और उसके अंदर मैंने नाम डाल दिया। अब उसने नाम को इसको सेव करा दिया इसके अंदर। अब मुझे कोई एरर नहीं आया। सुपर के कीवर्ड से अगर यहाँ पे कोई और फंक्शन होता मैं उसको भी एक्सेस कर सकता था। ठीक है। लेट्स से मैं करना चाहता हूँ कि सुपर के अंदर, बेस के अंदर फंक वन, कुछ भी रख लेते हैं इसका नाम, उसमें भी मैं नेम ले रहा हूँ, सेल्फ ले रहा हूँ और नेम ले रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न कर रहा हूँ मैं, नेम को ही रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं इसके सुपर के कोई हर फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। सुपर का मतलब होता है कि मैंने अपने पेरेंट को एक्सेस करना है, अपने अपने से ऊपर वाले क्लास को एक्सेस करना है। तो सुपर का कॉन्सेप्ट हमें ये चीज कहते हैं कि हम चाइल्ड में रह के अपने पेरेंट को किससे एक्सेस करें। ठीक है। इनहेरिटेंस का टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म तो सिंपल सा टॉपिक है। इनहेरिटेंस इसलिए जरूरी टॉपिक है, और मैंने पॉलीमॉर्फिज्म इसीलिए नहीं कराया ताकि आप फिक्स ना हो जाए। इनहेरिटेंस हम यूज करेंगे आगे, सबसे ज्यादा अगर रूप में हम यूज करेंगे तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट करेंगे। क्योंकि हमने जो न्यूरल नेटवर्क बनाना है ना, हम स्क्रैच से तो न्यूरल नेटवर्क लिखेंगे नहीं, हम अपना न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। तो चीजें इनहेरिट करेंगे, पेरेंट क्लास से न्यूरल नेटवर्क की सारी चीजें इनहेरिट कर लें। ठीक है, और फिर कुछ अपनी चीजें डिफाइन कर लें। तो हम इस तरह कर रहे होंगे। ठीक है। कोई सवाल हो इसके रिलेटेड। चाइल्ड से सिंपल है। इस तरह आप ध्यान रखें कि आप चाइल्ड है ना, चाइल्ड से अगर आपने पेरेंट की कुछ चीज को कॉल करना है, किस चीज को कॉल करना है, तो आप सुपर का वर्ड यूज करेंगे। सुपर से याद रखें कि सुपर का वर्ड क्या है आपको, वो कर रहा है कि सुपर है वो मेरे से ऊपर, सुपर की तरफ। ठीक है, इस तरह आपने याद रखना है कौन सा। अपने पेरेंट की चीजों को, पेरेंट के फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो आप सुपर से। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। बाकी बात- कोई सवाल हो किसी किसी का। ठीक है, तो आज के लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मैंने ये ना स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दी है, और मंडे तक हमारा असाइनमेंट का टाइम होगा। फिर जब सैटरडे आएगा ना, तो उसके अंदर आपने असाइनमेंट्स करने हैं, इसके ऊपर जोर देना है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, कल हम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे और नंपाई को टच करेंगे। ठीक है। तो कुछ सवाल तो कर लें, फिर हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं।